नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। आज की कक्षा में हम राजनीति विज्ञान के जो पश्चिमी विचारक से संबंधित प्रश्न हैं, उन्हें करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की कक्षा का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में क्या तथ्य सही नहीं है? इसमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला है, वह केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी, वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी, या वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी, या वह नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए थी। तो प्लेटो की जो शिक्षा योजना थी, इससे संबंधित कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। यह पूर्ण रूप से निजी हाथों में नहीं थी। जो प्लेटो की शिक्षा योजना है वह संरक्षक वर्ग के लिए थी। संरक्षक वर्ग में अगर हम बात करें तो यह दार्शनिक और सैनिक वर्ग को रखता है। दार्शनिक और सैनिक वर्ग को रखता है प्लेटो, और आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है और नागरिकों को सद्गुण बनाने की बात करता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में नहीं देना चाहता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, अरस्तू ने कहा है, मार्क्स ने, या बोंदा ने? तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहने वाला जो दार्शनिक है उसे हम अरस्तू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। यहाँ पर प्लेटो से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, उन्हें हमें आरोही क्रम में लगाना है। अपोलॉजी, रिपब्लिक, लॉज और स्टेट्समैन। तो हम सभी जानते हैं कि अपोलॉजी सबसे पहले इसने लिखी, फिर रिपब्लिक, फिर उसके बाद स्टेट्समैन, और जीवन के अंत में इसने लिखी है लॉज को। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अपोलॉजी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। अपोलॉजी की बात करें तो अपोलॉजी में सुकरात पर लगे नास्तिकता और युवाओं को पथभ्रष्ट करने का आरोप लगा है। किसमें? अपोलॉजी में। वहीं रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक को 10 अध्यायों में लिखा गया है, और रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है वह न्याय है। और रिपब्लिक का जो यूनानी अर्थ होता है, यूनानी अर्थ पोलिटिया होता है। यूनानी अर्थ पोलिटिया है, जिसका मतलब होता है राज व्यवस्था। जिसका अर्थ होता है राज व्यवस्था। वहीं स्टेट्समैन की बात करें तो स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य की बात की गई है। सर्वोत्तम संभावित राज्य की बात की गई है। विधि के शासन की बात करता है। विधि के शासन की बात करता है। कौन करता है? स्टेट्समैन करता है। और लॉज की बात करें तो लॉज सबसे अंत में लिखी गई है, जीवन के सबसे अंत में लिखा गया है लॉज। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्लेटो के ग्रंथों की बात करें तो प्लेटो के जितने भी ग्रंथ हैं सभी ग्रंथ किस शैली में हैं? तो संवाद शैली में है। किस शैली में है? संवाद शैली में है। अपोलॉजी, रिपब्लिक, लॉज, स्टेट्समैन, मीनो, फीडो, सिंपोसियम, इस सभी के सभी ग्रंथ इसके किस में है? संवाद शैली में। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किस दार्शनिक का है? राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किस दार्शनिक का है? अरस्तू का है, प्लेटो का है, लास्की का, या हीगल का? तो हम सभी जानते हैं कि जो यह कथन है यह अरस्तू का है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अरस्तू ने कहा है कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है।
अरस्तु राज्य को परिवार एवं गांवों का समूह कहता है। अरस्तु राज्य को परिवार एवं गांवों का समूह कहता है। गांवों का समूह है, यह अरस्तु कहता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है? किस दार्शनिक ने कहा कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, हॉब्स ने या रूसो ने? तो हम सभी जानते हैं कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। कहने वाले जो दार्शनिक है उन्हें हम प्लेटो के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो। प्लेटो ने कहा कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। राज्य किसी वृक्ष या चट्टान से नहीं परंतु उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से बनता है। यह कथन भी कहने वाले कौन है? प्लेटो है। प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य में पिंड और ब्रह्मांड का संबंध स्वीकार करता है। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में पिंड और ब्रह्मांड का संबंध स्वीकार करता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? किस पुस्तक में मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? रिपब्लिक में, द लॉज में, द स्टेट्समैन में या पॉलिटिक्स में? तो हम सभी जानते हैं कि द लॉज में इसने मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु ने किया, लॉक ने किया, ग्रीन ने किया या लास्की ने? तो सबसे पहले अगर अनुपातिक समानता के सिद्धांत की बात करें तो अरस्तु ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु ने किया था। अगला प्रश्न है, अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में कहाँ हुआ था? उत्तरी यूनान में कहाँ हुआ था? मैसेडोन में, चाल्सी में, स्टैगिरा में या एथेंस में? तो उत्तरी यूनान में कहाँ हुआ था? स्टैगिरा में हुआ था। अरस्तु का जन्म स्टैगिरा में हुआ था। कब हुआ था? तो 384 बीसी में हुआ था। 384 बीसी में। अगला प्रश्न है, निकोमाचुस किस राजा के दरबार में दरबारी चिकित्सक था? अमीनदास तृतीय, अलेक्जेंडर या सिराक्यूज या जेनोक्रेटस? तो निकोमाचुस जो है हम सभी जानते हैं कि यह अरस्तु के पिता हैं। अरस्तु के पिता हैं निकोमाचुस। यह मैसिडोनिया के शासक अमीनदास तृतीय के दरबार में दरबारी चिकित्सक हुआ करते थे। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अमीनदास तृतीय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि आदमी एक राजनीतिक जानवर है? मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। प्लेटो ने कहा है, चाणक्य ने कहा है या सुकरात ने कहा है या अरस्तु ने कहा है? तो किसने कहा मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल? तो हम सभी जानते हैं अरस्तु ने कहा है कि मैन इज ए पॉलिटिकल मैन, आदमी एक राजनीतिक प्राणी है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु ने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा पर एक ग्रंथ कहा था? रिपब्लिक को किसने शिक्षा पर एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है? किसने कहा है? रूसो ने कहा है, थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक ने या इमैनुअल कांट ने? तो हम सभी जानते हैं कि रिपब्लिक को शिक्षा पर एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहने वाले जो दार्शनिक हुए उसे हम रूसो के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रूसो। और जो ये रिपब्लिक पुस्तक है यह किसकी है? प्लेटो की। प्लेटो की है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक मनोवैज्ञानिक थे। अव्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? डेमोक्रिटस थे, सुकरात थे,
अरस्तु थे या प्लेटो थे, हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले जो पहले राजनीतिक थे उन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस धारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा पहल और सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छुपी हुई सर्वोत्तम चीजें प्रदान करती है? उपयुक्त कथन किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, या सुकरात ने, या जॉर्ज सेबाइन ने? तो हम सभी जानते हैं कि प्लेटो इस धारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा पहल और सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छुपी हुई सर्वोत्तम चीजें प्रदान करता है। शिक्षा से जो संबंधी विचार प्लेटो ने दिया है वह किसमें दिया है? रिपब्लिक में। किसमें? रिपब्लिक में दिया हुआ है। राज्य की स्थापना के संबंध में इसने दो प्रमुख साधन की बात की है, एक शिक्षा और एक साम्यवाद। शिक्षा और साम्यवाद की बात करता है राज्य की स्थापना के संबंध में। ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्लेटो का परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर उसके विचारों का तार्किक परिणाम था? किस पर उसके विचारों का तार्किक परिणाम था? न्याय की अवधारणा, संपत्ति का साम्यवाद, या विनियमित प्रजनन की प्रतिस्थापन की अवधारणा, या समाज में धन की अवधारणा? तो आप सभी जानते हैं कि न्याय की अवधारणा परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत का परिणाम है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, न्याय की अवधारणा। अगला प्रश्न है, अरस्तु से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अरस्तु के लिए मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। यह बिल्कुल सही है। अरस्तु ने कहा है कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। और दूसरा कथन है, मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने जून पॉलिटिकन शब्द का प्रयोग किया। जून पॉलिटिकन शब्द का प्रयोग किया। यह भी कथन बिल्कुल सही है। जून पॉलिटिकन शब्द का इसने प्रयोग किया है मानव प्रकृति के लिए। जून पॉलिटिकन का मतलब होता है राजनीतिक प्राणी। जून पॉलिटिकन का मतलब होता है राजनीतिक प्राणी। तो दोनों कथन सही है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न है, प्लेटो से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। प्लेटो से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कैलिपोलिस प्लेटो की राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र है। कैलिपोलिस का अर्थ है अच्छा या अधिकतम खुशमानव समुदाय। अधिकतम खुशमानव समुदाय। तो कैलिपोलिस का जो अर्थ होता है अच्छा या अधिकतम खुशमानव होता है। यह बिल्कुल सही है। वहीं अगर कैलिपोलिस की बात करें तो कैलिपोलिस प्लेटो के राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न है, इसमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है? इसमें से किस विचारक के लेखन में पहली बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है? सुकरात के, प्लेटो के, हीगल के, या मार्क्स के? तो हम सभी जानते हैं कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है, प्लेटो की जो रिपब्लिक है यह संवाद शैली और द्वंद्वात्मक पद्धति, इन दोनों का प्रयोग देखने को मिलता है हमें कहाँ? रिपब्लिक में। अरस्तु भी द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं, लेकिन लेखन कार्य में नहीं है। अरस्तु लेखन कार्य में नहीं है। हीगल एवं मार्क्स द हाफ्स भी द्वंद्वात्मक पद्धति की बात करते हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा है बिल्कुल कम है, एकदम न्यून है। इन्होंने भी अपनाया है लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है,
प्लेटो ने सबसे पहले द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? कौन था जो सबसे पहले सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? प्लेटो था, बोंदा था, मैकियावेली था या अरस्तू था? तो हम सभी जानते हैं कि जो सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण करने वाले जो दार्शनिक थे उन्हें हम अरस्तू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? कौन असमानता का समर्थन करता है? अरस्तू, हॉब्स, लास्की या रूसो? तो असमानता का जो समर्थन करने वाला दार्शनिक है उसे हम अरस्तू के नाम से जानते हैं। अरस्तू असमानता का समर्थन करता है। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो समानों के साथ समान तथा असमानों के साथ असमानता का व्यवहार करना चाहिए। अरस्तू का कथन है कि समानों के साथ समान तथा असमानों के साथ असमानता का व्यवहार करना चाहिए। तो असमानता का समर्थन कौन करता है? अरस्तू। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? अंकगणित, बीजगणित, खगोल शास्त्र या संवाद शास्त्र? तो प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में केवल 3 विषय शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? अंकगणित शामिल है, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र शामिल नहीं है। तो कौन? बीजगणित। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, यह सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणों में से अरस्तू के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? साहस, न्याय, संगम या विवेक? हम सभी जानते हैं कि अरस्तू के अनुसार शासक के लिए न्याय सबसे विशिष्ट है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, न्याय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? प्लेटो किसके लेखक थे? पॉलिटिक्स के, लेवियाथन के, रिपब्लिक के या द प्रिंस के? तो हम सभी जानते हैं कि प्लेटो की जो रचना है वह है रिपब्लिक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, रिपब्लिक। पॉलिटिक्स की बात करें तो अरस्तू, लेवियाथन की बात करें तो हॉब्स और द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? किसने कहा है कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? सेफालस ने कहा है, थ्रेसिमेकस ने, अरस्तू ने या लोकोफोन ने? तो हम सभी जानते हैं कि काल राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है कहने वाले जो दार्शनिक हुए उन्हें हम अरस्तू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तू। अगला प्रश्न है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित है, शिक्षा पद्धति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है या सोफिस्ट वर्ग से संबंधित है? तो प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है उसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, न्याय से संबंधित है। न्याय की स्थापना के लिए 2 आधार स्तंभों की आवश्यकता पर बल दिया इसने। 2 आधार स्तंभों पर बल दिया। 2 आधार स्तंभों पर बल दिया किसने? प्लेटो ने। पहला है शिक्षा सिद्धांत, और दूसरा है साम्यवाद। इन 2 पर बल दिया किसने? प्लेटो ने। तो प्लेटो का जो रिपब्लिक है उसका उपशीर्षक है न्याय से संबंधित। रिपब्लिक की बात करें तो रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वप्रथम ग्रंथ कहा है। किसको? रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया
सर्वप्रथम सर्वप्रथम ग्रंथ कहा है? किसने कहा है? तो रूसो ने कहा है। किसने कहा? रूसो ने कहा है। प्लेटो ने क्या कहा है? कि शिक्षा मानसिक रोगों को दूर करने का मानसिक उपचार है। प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा मानसिक रोगों को दूर करने का मानसिक उपचार है। मानसिक उपचार है। तो प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरस्तू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं कि अरस्तू की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसे हम पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को अरस्तू ने 8 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है 1800 व्यक्ति, 5040 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति या 20,000 व्यक्ति। तो हम सभी जानते हैं कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति निश्चित की है। कितनी? 5040 व्यक्ति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040। अगला प्रश्न है, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीति विचारक के रूप में माना जाता है? किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीति विचारक के रूप में माना जाता है? अरस्तू को माना जाता है, लाक को, प्लेटो को या जे.एस. मिल को? तो आप सभी जानते हैं कि पहला जो स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक है वह कौन है? प्लेटो है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो। प्लेटो पहला स्वप्नलोकी या कल्पनालोकी राजनीतिक विचारक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? प्लेटो ने, अरस्तू ने, हॉब्स ने या ऑस्टिन ने? तो नागरिकता की अवधारणा से गुलामों को बाहर रखने वाला जो दार्शनिक है उसे हम अरस्तू के नाम से जानते हैं। अरस्तू के नाम से जानते हैं। अरस्तू की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में अरस्तू ने कहा है कि राज्य का नागरिक वही है जो राजनीति में भाग लेता है। राज्य का नागरिक वही है जो राजनीति में भाग लेता है। राजनीति में भाग लेता है। अरस्तू ने गुलामों को, स्त्रियों को, बच्चों को, श्रमिकों को और शिल्पियों को और साथ ही विदेशी नागरिकों को भी नागरिकता के अधिकार से क्या किया? वंचित किया। नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। अरस्तू कहता है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। अरस्तू ने क्या कहा है? कि वह व्यक्ति नागरिक है जो अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। वही क्या है? नागरिक है। किसने कहा? अरस्तू ने कहा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? अरस्तू ने रखा। गुलामों के साथ साथ किसे? स्त्रियों को, बच्चों को, श्रमिकों को, शिल्पियों को और साथ ही विदेशी नागरिकों को भी नागरिकता की अवधारणा से अरस्तू ने
इन्हें बाहर रखा है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है? जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है। जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है, किसे? पॉलिटिक्स को। और पॉलिटिक्स की रचना किसने की है? अरस्तू ने की है। आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिक्स की रचना अरस्तू ने की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगर यही पॉलिटिक्स की बात करें तो बारकर ने पॉलिटिक्स को राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना कही है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो बारकर ने पॉलिटिक्स को राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। किसने कहा है? बारकर ने कहा है। किसे? पॉलिटिक्स को। और पॉलिटिक्स किसकी रचना है? अरस्तू की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।